अब तुम्हारा वेट हम क्यों बताएं? हाँ, तुम्हारे साथ जेन्युइन प्रॉब्लम था, लेकिन वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था उसके लिए क्लास छोड़ने की जरूरत थी। कभी ऐसा हुआ भी है कि मेरा तबीयत खराब होने के बाद हम दवाई खा के यहाँ आए हैं, आपको पता चला है? नहीं आया। क्यों आए हैं हम? एक दिन क्लास कैंसिल करने से क्या हो जाएगा? पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा। हम क्यों आ रहे हैं हर दिन? एक्सक्यूज कायर का निशानी है, ठीक है? और जो रणभूमि में लड़ना जानता है ना, वो एक्सक्यूज के बारे में सोचता भी नहीं, वो लड़ता है। उसको पता है कि हमको लड़ने से ही मेरा जीवन बेहतर होगा। समझे? आइए, चलिए देखिए, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अच्छा वाला एग्जांपल लेंगे। ये ग्राउंड है, एक बहुत बड़े अच्छे कवि हैं, कवि का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लाइन सुनिए, बहुत बढ़िया है। एक आदमी कह रहा है कि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर भूमि में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। ठीक है? मतलब इसका मीनिंग समझा सकते हैं? मतलब मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मतलब मैं उस घर में जन्म नहीं लिया जहां सारे सुख सुविधाएं थी, सारे सुख सुविधाएं, सारे व्यवस्थाएं थी। मैं ऐसे जगह जन्म लिया जहां बंजर जमीन था। समझे? ये कवि का कहना है। कुछ समझ में आया भी होगा कि नहीं आया होगा, भगवान जाने, कुछ ऊपर से ही निकल गया होगा, है ना? क्या बना रहा है ये? आज पागल हो गया क्या है? बोलते बोलते कहीं पागल ना हो जाए किसी लिए। जो मिटाया तो पहले वाला में क्या अंतर था? मिटा क्यों दिया? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके दिमाग में। ये है ए। कौन है ये? ए। ठीक, इसकी हाइट कितनी है? हमेशा क्या एच ही होगा? 6 फीट। और ये है नहीं, दुखी हो जाएगा अभी। ये कौन है? हम कहाँ बोले कि हम ए हैं? मैंने कहा अपने मन से। मैंने उसका नाम तो ए रखा है, ए। जैसे आप रास्ते में चलते हैं, ए इधर आओ, ऐसे बोलते हैं ना, वो वाला ए। ठीक है? नहीं होता है, बोलते हैं ए इधर आओ, तो इसमें इधर आओ को छोड़ दीजिए, ए इधर आओ, ऐसे वाले, तो वो ए है ये। और ये कौन है? आ बी। अब बी कोई नाम रख लीजिए दूसरा। ठीक है? अरे अच्छा, वो नहीं, ऐसे नहीं, वो गलत बात है, ऐसे नहीं। देखिए, ए और बी दोनों एक ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। ठीक है? बहुत बढ़िया समझेंगे आपको रिलेटिव मोशन का। यहां से पहले रिलेटिव पोजीशन क्लियर होगा। ऐसे ही मोशन को क्लियर करना है तो पहले पोजीशन क्लियर करना पड़ेगा। पोजीशन के बाद फिर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? मोशन यानी स्पीड मिलेगा या वेलोसिटी मिलेगा। फिर उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन। क्योंकि रिलेटिव टर्म है तो रिलेटिव पोजीशन से रिलेटिव मोशन मिलेगा, रिलेटिव मोशन से फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना? अब उसके आगे नहीं जाएंगे, रिलेटिव फोर्स नहीं मिलेगा। आई, तो अब यहां पर देखिए, ग्राउंड सरफेस है, ठीक, ये 6 फीट है और बी, ठीक, तो हम ये लिखेंगे हाई एच, कैपिटल एच से लिखते हैं, कैपिटल एच। ठीक है? हाइट ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, इसको लिखते हैं हाइट ऑफ ए
विथ रिस्पेक्ट टू WRT मतलब B। इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको एक और लिखने का तरीका कैसे है, H, या तो HA-B लिखिए या फिर HA/B लिखिए। इसका मतलब क्या हो गया, हम किसका हाइट मेजर कर रहे हैं, A का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, A का हाइट B के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यदि हम ग्राउंड, मान लीजिए कि आप खड़े हैं और आपका हाइट मान लीजिए कि 3 फीट 4 फीट जो भी मान लीजिए, और 6 फीट का आदमी खड़ा है, तो आपको वो आदमी का हाइट कितना नजर आएगा, हाँ, आपके आपके हाइट से कितना हाइट उसका ज्यादा नजर आएगा, 3 फीट नजर आएगा। तो ये कैसे निकला, हाइट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा कर सकते हैं ना। तो ये जो 6 फीट है ये किसके रिस्पेक्ट में इसका हाइट है, ये जो A का हाइट है वो किसके रिस्पेक्ट में 6 फीट है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे B का हाइट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 3 फीट है। तो अब कहा जा रहा है कि आपको इसका A का हाइट देखना है B के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्वियसली वो आदमी खुद 3 फीट का है, तो उसको तो उसके ऊपर का हाइट नजर आएगा ना, तो 3 फीट हो गया हुआ। तो उसको हम कैसे अचीव किए, हाइट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो 6 फीट है माइनस हाइट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां से HAB, ठीक है, तो यहां HAB इज इक्वल टू, यहां क्या लिखेंगे 6 फीट और इसको लिखेंगे 3 फीट। तो फाइनल रिजल्ट कितना है, 3 फीट आया। तो यानी कि हाइट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B क्या मिलेगा, 3 फीट। अब हम एक और टर्म करते हैं, ये इसको भी लिख देते हैं, हाइट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू G मतलब हाइट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब आइए हाइट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू G मतलब हाइट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, हमको पता करना है हाइट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A क्या होगा। यदि A देखेगा B को, A B को ऐसे नीचे देखेगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, हाइट ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस हाइट ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये 3 फीट और ये माइनस 6 फीट, तो कितना आ गया, माइनस होगा ना, तभी तो वो नीचे देखेगा, अपने लेवल से नीचे देखेगा। ठीक है, होगा ऐसा। अब ऐसा होगा तो इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर के टर्म में कैसे देखते हैं। अरे बातों से सहमत हैं या नहीं सहमत हैं, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ध्यान से देखिए, ये एक कोई पार्टिकल का पोजीशन है, ये पार्टिकल A है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और ये पार्टिकल, सपोज करें कि ये पार्टिकल B है और उसका कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, तो इसका पोजीशन वेक्टर पता करते हैं। ये है क्या, अरे बोलो, जिसको हम लोग हिंदी में घर बोलते हैं। ऑरिजिन से इसका पोजीशन वेक्टर जिसको हम लोग R1 बोल रहे हैं, तो R1 ना बोल करके A बोलिए, और इसका पोजीशन वेक्टर RB बोलिए। ठीक है, तो देखिए क्या है, RA क्या है, RA मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन और ग्राउंड। ठीक है, ऑरिजिन या ग्राउंड मान लीजिए। उसके बाद RB, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन और ग्राउंड। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या, ये वाला वेक्टर।
ये जो वेक्टर हमने ड्रॉ किया ब्लू कलर से, ये ब्लू कलर का वेक्टर कैसे निकलेगा बताइए? ए माइनस बी, ए प्लस बी, बी माइनस ए, बी माइनस ए, यानी कि आर बी माइनस आर ए करेंगे तो मिलेगा। बोलिए ये सही है? ठीक है, यदि आप थोड़ा सा भूल भी गए होंगे उस कर्टन को टच मत करो, रिफ्लेक्शन आएगा फिर। यदि आप भूल भी गए हो तो याद कीजिएगा, दो वेक्टर यदि टेल टू टेल ऐड होंगे तो उनका सब्ट्रैक्शन कैसे मिलेगा? मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये मान लीजिए वेक्टर बी है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? तो उसके इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? यहां पर एरो किसके साथ टच कर रहा है? बी के साथ, तो बी माइनस ए, ठीक है ना? तो हम ऐसा लिखेंगे कि आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, मतलब समझे, मतलब किसका पोजीशन? बी का, किसके रिस्पेक्ट में? क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा है इसको? मतलब हम किसका पोजीशन पता कर रहे हैं? बी का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है? ठीक है, तो यहां पर यदि हम लिखें आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस आर ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? बोलिए। तो यहां पर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। समझ गए? यानी कि यदि ये वेक्टर चेंज किया, इसका मतलब है कि बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। मान लीजिए कि ये बी इधर आ गया तो एरो इधर आएगा, तो एरो जब इधर आएगा तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज करेगा, तो वेक्टर चेंज कर जाएगा, चेंज करेगा ना। तो हमेशा ये जो एरो है, ये एरो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ है? ए से। टर्मिनेट कहाँ पे हो रहा है? मतलब एरो का हेड कहाँ पर है? बी पर। तो जहाँ हेड है वो उसका डायरेक्शन हो गया। इसका मतलब ए से हम बी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, या ए से हम बी का पोजीशन फाइंड आउट कर रहे हैं। उसको हमको लिखने का तरीका क्या है कि पोजीशन ऑफ बी माइनस पोजीशन ऑफ ए। तो पोजीशन ऑफ बी मतलब पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन माइनस पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, मतलब ग्राउंड कह लीजिए, ऑरिजिन कह लीजिए। ठीक है, इसका मतलब है कि यदि हमको किसी भी बॉडी का पार्टिकल का पोजीशन पता करना है किसी दूसरे बॉडी के रिस्पेक्ट में, तो वहां का बॉडी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है, माइनस होगा उस बॉडी का जिस पे हमको पता करना है उसका ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जैसे यहां हम बी का पता कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में, तो बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। समझ गए? तब हम ए से बी के पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि आप ये लिख रहे हैं तो ये जो लिख रहे हैं इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मीनिंग हुआ कि आप ए पे बैठे हुए हैं और बी के पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मतलब आप यहां बैठे हुए हैं, आप यहां से बैठ करके बी के पोजीशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और वो कैसे निकलेगा? तो बी का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में माइनस ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में करने से आपको उसका एग्जैक्ट पोजीशन निकलेगा, पोजीशन वेक्टर निकलेगा। समझ पाए इस बात को? तो यहां पर भी वही चीज पोजीशन वेक्टर के टर्म में है, और यही चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे भी। यानी कि जब हम किसी का ऑब्जेक्ट का पोजीशन पता करना होगा दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में पता कर रहे हैं उस पर हम बैठ जाएंगे और वहां से ऑब्जर्व करेंगे उस बॉडी को, उसका पोजीशन, तो हमको पता चलेगा उसका पोजीशन क्या है फर्स्ट बॉडी के रिस्पेक्ट। समझ पाए इस बात को? इसको राइट डाउन कीजिए, कंप्लीट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लिए हैं, अब इसके आगे हम लोग चलेंगे। देखिए, पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
we will stand at A and try to see the position of B। इसका मीनिंग है ये। ऐसा करेंगे आपको कॉन्सेप्ट तुरंत समझ में आएगा और आप तुरंत कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके आगे भी बताएंगे हम लोग। अब समझिए यहां पर कि ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि यदि कोई पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर मिल गया हमको, मान लीजिए बी का पोजीशन पता करना है ए के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिख रहे हैं, पोजीशन ऑफ आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बराबर क्या होगा, आर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस आर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि हमको पता करना होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या होगा, क्या ऐसा लिख सकते हैं? अरे बोलो हाँ, और नहीं शक लगे तो बोलो कैसे। जैसे यहां पर B का पोजीशन पता करना था A के रिस्पेक्ट में, उसी तरह यहां A का करना है B के रिस्पेक्ट में, तो A का पोजीशन वेक्टर जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट होगा माइनस B का। ठीक है, आप उसे एरो से भी देख सकते हैं, एरो से हम लोग इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिचुएशन इसको। जैसे ये है A आर ए और ये पोजीशन है आर बी, है ना। हमें पता करना है इसके लिए कौन सा, हमें पता करना है पोजीशन वेक्टर ऑफ, ये कौन सा है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी है ना। तो देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। और अब सिचुएशन क्या है कि यदि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यदि मान लेते हैं सपोज करें कि B का पोजीशन A के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, जो हम पहले बार डिस्कस किए थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A का पोजीशन B के रिस्पेक्ट में, यानी कि आप ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, B पर। तो ऑब्जर्वर जब B पे बैठा है वो ऑब्जर्व कर रहा है किसको, A को। तो हम इसके लिए क्या ले रहे हैं, पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, क्योंकि ऑब्जर्वर को यदि ऐसा सिचुएशन में ऑब्जर्वर को कहाँ बैठना होगा, B पर, क्योंकि वो किसके पोजीशन को पता कर रहा है, A के पोजीशन को। इसीलिए तो हम लिख पा रहे हैं पोजीशन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। और जब पोजीशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A लिखेंगे तो ऑब्जर्वर कहाँ बैठेगा, A पे बैठेगा, तभी तो B के पोजीशन को ऑब्जर्व कर पाएगा। और यदि उनका पोजीशन, यदि यहाँ पर जो A हमारा पार्टिकल है और जब A का पोजीशन B के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, तो चेंज तो टाइम के रिस्पेक्ट में करेगा, क्योंकि टाइम चेंज करेगा ही करेगा। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब पोजीशन चेंज करेगा तो वेलोसिटी आएगा। ठीक है, तो वही कर रहे हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम करेंगे तो क्या लिखेंगे, d अपॉन dt आर बी बाई ए इज इक्वल टू d अपॉन dt आर बी विथ रिस्पेक्ट टू माइनस d अपॉन dt आर ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लीजिए सपोज करिए, इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ चेंज इन पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यदि ए का जो पार्टिकल ए है या जो ऑब्जर्वर ए है या फिर जो ऑब्जेक्ट ए है, उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, तब तो ये कुछ वैल्यू देगा। और यदि वो उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, अरे बोलो, जीरो हो जाएगा। जैसे ध्यान से समझिए, ए जो है वो ग्राउंड पर खड़ा है और बी ट्रेन में बैठा हुआ है। तो जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा रही है तो बी प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट यानी कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी का मोशन है। याद कीजिए वो पहला एग्जांपल जो दिए थे उसमें क्या था, मान लीजिए आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं, तो जो बी जो है वो ट्रेन से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफ़र कर रहा है ट्रेन में, तो वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में है, क्योंकि ग्राउंड हमने प्लेटफॉर्म को माना है, प्लेटफॉर्म ग्राउंड है, उसके रिस्पेक्ट में मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब उसका पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो उस केस में ये जीरो होगा क्या,
नहीं होगा। लेकिन आप ऑब्जर्वर हैं, आप ए हैं, तो आप ग्राउंड पे खड़े हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपका पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या है, जीरो है। जीरो नहीं है, पोजीशन जीरो नहीं है, मेरा पोजीशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ है। मान लीजिए रेफरेंस पॉइंट से हम 10 मीटर पे हैं तो हैं, लेकिन टाइम के साथ मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम चल नहीं रहे हैं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम रुके हुए हैं, तो मेरा टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं होगा। पोजीशन होगा लेकिन टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। उस केस में ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब ये टर्म जीरो हो जाएगा तो यदि हमको पता करना है कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, इसका मतलब डायरेक्टली समझिएगा कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वही उसका वेलोसिटी होगा, क्योंकि ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी जीरो है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बी को देखेंगे या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में या ए के रिस्पेक्ट में बी को देखेंगे, बात बराबर है। समझ पा रहे हैं? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, थोड़ा रेफरेंस लेना पड़ता है, यहां ध्यान रखिएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा कि जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है उस रेफरेंस में, तो उसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आइए, तो इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये तब होगा जब पार्टिकल मोशन करने लगा। ये कब होगा, when the bodies are in motion। बॉडी किस में है, मोशन में, और ये पोजीशन सेम रहा तो भी, चेंज किया तो भी, दोनों के लिए अप्लीकेबल होगा। अब एक टर्म और, यदि इसको भी हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, बोलिए, अरे बोलो। ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें क्या मिल सकता है, तो d अपॉन डी टी वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू d अपॉन डी टी क्या, वी बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस d अपॉन डी टी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा, एक्सेलरेशन ए ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको ध्यान में रखिएगा। और ये एक्सप्रेशन तब होगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। यदि वेलोसिटी चेंज नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड इक्वेशन है, ये फोर्थ इक्वेशन है। और यदि हम लिख दें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, ऐसा आप, अरे बोलो, ऐसा आप लिख सकते हैं। थर्ड के बाद ये फोर, इसको फाइव, छापिए। समझ गए? अब कुछ प्रश्न करेंगे और देखिए कितना उसका अच्छा जवाब आएगा। आपकी जो विचार है वो हमारे मैथमेटिकल इक्वेशन से मैच करेंगे। अच्छे से राइट डाउन कीजिएगा, कुछ पॉइंट छोड़। आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है
फाइंड प्रश्न समझ पा रहे हैं? प्रश्न प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए, दो कार है जो कि सेम डायरेक्शन में, कौन सा डायरेक्शन है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं। ए जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से जाता है, चलना स्टार्ट करता है और मेंटेन रखता है अपने स्पीड को 20 मीटर, कांस्टेंट है। ये भी 10 मीटर पर सेकंड को मेंटेन रखता है, कांस्टेंट है। इनिशियली उनके बीच का गैप 30 मीटर है जो घट जाएगा आगे जाकर। ऑब्वियसली ये 10 से जा रहा है, वो 20 से, वो ज़्यादा तेजी से जाएगा। आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बताइए और फिर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताइए। तो देखिए, यहाँ पर पहले प्रश्न के उत्तर के लिए हम लोग चलते हैं। तो पहला सॉल्यूशन क्या कहता है? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हमें क्या करना है? तो हम ऐसा लिखेंगे ना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है? 20 आई कैप, वेलोसिटी है यूनिट डायरेक्शन के साथ होगा, माइनस 10 आई कैप। तो दोनों सेम डायरेक्शंस में हैं, तो 20 माइनस 10 आई कैप इज इक्वल टू कितना? इसका मतलब है ए का बी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ए का बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि ए आ रहा है और बी आगे जा रहा है। उस पर बैठा जो ड्राइवर होगा वो यदि देखने की कोशिश करेगा ए को, तो हो क्या रहा है? आप क्या देख रहे हैं? ए का वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में? बी के। हम पहले ही बोले हैं, यदि हमको ए का वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में देखना है तो हम कहाँ बैठेंगे? बी पे बैठेंगे। तो बी का जो ड्राइवर है वो पीछे मुड़ के देखेगा तो उसको क्या अपीयर होगा कि ए उसकी तरफ कितने स्पीड से आ रहा है? तो 10 मीटर पर सेकंड। देखिए, यहाँ पर माइनस तो है नहीं, इसका मतलब है कि उसका वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव एक्स में होगा ना? समझ पा रहे हैं ना इस बात को? यदि वहां माइनस होता तो बी के रिस्पेक्ट में ए का जो वेलोसिटी दिखता वो आपको नेगेटिव एक्स में दिखता, वो आगे जाकर होगा। ये सारे कंडीशंस होंगे। तो यहां पर हम क्या ले रहे हैं? 10 आई कैप, मतलब बी जो ऑब्जर्वर है जो कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है वो देख रहा है पीछे, तो ए जो है उसकी तरफ अप्रोच कर रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है। यदि उसका स्पीड भी 20 मीटर पर सेकंड होता तो वो ए को क्या देख पाता? जीरो नहीं, मतलब वो, हाँ जीरो मतलब कहने का मतलब रेस्ट कह लीजिए उसको, यानी कि बी के रिस्पेक्ट में ए रेस्ट पर नजर आता। इसका मतलब है कि उनके बीच का जो गैप है वो हमेशा मेंटेन रहता। कितना? 30 मीटर। करके देखते हैं। इफ मान लीजिए, सपोज कीजिए कि v ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मान लीजिए 20 आई कैप हो जाए, मान लीजिए, तब हम निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। तो वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इसलिए यहां पर a का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है? 20 आई कैप, माइनस ये भी 20 आई कैप, तो फाइनली 0 आई कैप। तो फाइनल वैल्यूज क्या होगा? 0। इसका मतलब b के रिस्पेक्ट में a क्या दिखेगा आपको? 0 पे दिखेगा, यानी कि रेस्ट पे दिखेगा। यानी बी से जो ड्राइवर है वो पीछे दिखेगा तो उसको ए गाड़ी जो है या कार उसको वही नजर आएगा जो अभी से कुछ देर पहले नजर आया था। मतलब ना कम होगा ना ज़्यादा दूर जाएगा, वहीं पे रहेगा। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0। समझ गए? और यहाँ पे डी मेंटेन रहेगा। डी यानी कि कितना? 30 मीटर विल बी मेंटेन्ड। समझ पाए? फर्स्ट निकल गया। आप सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहां पर कितना है? 10 आई कैप माइनस ये कितना है? तो ये कितना आ गया? माइनस 10 आई कैप इज इक्वल टू 10 माइनस आई कैप। माइनस आई कैप का डायरेक्शन किधर? यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत सारे ऑथर ऐसे भी लिखते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब ये 10 माइनस आई कैप मतलब 10 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में? नेगेटिव एक्स में। तो अब इसमें ध्यान से देखिए क्या कह रहा है।
यदि हमको b का वेलोसिटी पता करना है किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, तो हम a पे बैठ जाएंगे। तो a पे बैठे तो a ऑलरेडी 20 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, और यदि उसके रिस्पेक्ट में हम b को देखेंगे तो क्या दिखेगा, 10 मीटर पर सेकंड से वो अपनी तरफ, उसकी तरफ आता हुआ दिखेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने से माइनस हो गया, तो ये नज़दीक नजर आएगा, तभी तो ये टकराएगा उससे। इस सिचुएशन में 30 मीटर घटता जाएगा और a क्या हो जाएगा, कुछ देर के बाद टकराएगा b से। तो a b से तब टकराएगा जब a का ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि b उसकी तरफ आ रहा है या ये a b की तरफ जा रहा है। लेकिन चूंकि मैंने क्या बोला कि जिसको भी आप जिसके रेफरेंस में ले रहे हैं उस पर बैठ जाइए, उसके वेलोसिटी को 0 कर दीजिए। ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्लू पॉइंट है ये। तो जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, यहां किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, a के रिस्पेक्ट में, किसको, b को। तो हम a पे बैठ जाएंगे, उसका जो भी वेलोसिटी है उसको हम 0 मान लेंगे, और वो उल्टा करके, यानी कि उल्टा रिवर्स करके, यदि अभी इसका डायरेक्शन वेलोसिटी का किधर है, पॉजिटिव x, तो उसको हम रिवर्स करके यानी नेगेटिव करके हम जोड़ देंगे किस में, b में, यानी जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें। तो देखिए क्या हुआ, रिवर्स में उल्टा करने पर 10 मीटर पर सेकंड ऐड हो गया। कैसे ऐड हुआ कि जैसे b का क्या था, b का वेलोसिटी इधर 10 मीटर पर सेकंड था, तो यदि a का वेलोसिटी उल्टा करके b में ऐड करेंगे तो ऐसे ऐड करेंगे, तो फाइनली कितना आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकंड होगा आई कैप, और इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड माइनस आई कैप होगा। ये कैसे हम लोग तय करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में लेना है, a के रिस्पेक्ट में लेना है तो उस पर बैठ गए, उसके वेलोसिटी को 0 किए, और जो भी इसके पास वेलोसिटी है उसको रिवर्स करके इसमें ऐड कर दिए। समझ गए, इस बात को समझे। इसको हम लिखा भी देंगे, फिर से एक एग्जांपल देखिए। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहां पर क्या हो रहा है। इसमें जो कार A है वो इसी डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है, और दूसरा जो कार है B, वे उसी की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो इस केस में वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकाल दीजिए, और वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। देखिए यहां पर ध्यान से, पहले केस में क्या बोल रहा है, पहला केस बोल रहा है कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B निकालना है। तो हम किस पर बैठेंगे, B पे बैठेंगे, और उसके वेलोसिटी को 0 मान लिए। अब उसके पास जो भी है उसको रिवर्स करके किस में ऐड करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, तो हम क्या कर रहे हैं, B पे बैठ गए। तो B पे हम जब बैठे, ध्यान से देखिएगा, B पे जब हम बैठ जाएंगे तो इसका वेलोसिटी 0, और उसको उल्टा करके किस में ऐड कर देंगे, A। तो यदि B ऐसे है उसका उल्टा करके A में ऐड करेंगे तो इसका 30 हो जाएगा ना। तो यहां डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 30 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव डायरेक्शन में डायरेक्ट लिख सकते हैं। होगा भी ऐसे, इसको हम लोग उस लॉ से करके दिखाते हैं, देखिए कैसे आएगा। वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B ये आना चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ A ग्राउंड क्या है, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो A का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, 10 आई कैप, माइनस B का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, 20 माइनस आई कैप, है ना, नेगेटिव x में है कि नहीं वो, इसलिए माइनस आई कैप होगा। तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये प्लस 30 आई कैप, तो सॉरी 20, तो फाइनली ऐड होकर क्या हुआ, क्या इसके बराबर है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू। ऐसा ही यदि हम करेंगे किसमें, B का A के रिस्पेक्ट में, तो B का A के रिस्पेक्ट में तो हम कहां बैठेंगे, A पर, उसको उल्टा करके ऐड करेंगे, उल्टा करके इसमें ऐड करेंगे तो 30 होगा ये। तो देखिए अब -30 आता है कि नहीं, क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A, यही तो निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो B का A ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना है, -20 आई कैप ना, माइनस कितना है इसका 10 आई कैप। तो देखिए -30 आई कैप हुआ, इसका मतलब 30 माइनस आई कैप और 30 मीटर पर सेकेंड नेगेटिव x में, मैंने बोला था होगा ना। तो यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड भी आया। तो इस तरह से रिलेटिव मोशंस के ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसमें बड़ा लेवल का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे।
इसको राइट डाउन कीजिए पहले कंप्लीट।